तो इस मूवी की शुरुआत पर हमें बताया जाता है कि अमेज़न जंगल में चंद्रवृक्ष नाम के एक तिलस्मी पेड़ हुआ करता था। उस तिलस्मी पेड़ की एक पंखुड़ी में हर एक बीमारी, हर एक श्राप का इलाज मौजूद है। सदियों से उस तिलस्मी पेड़ को हासिल करने के लिए कई सारे सूरबीर रास्ता ढूंढ रहे थे, जिनमें से एक की कहानी काफी मशहूर थी और वो कहानी थी सूरवीर डॉन अगीरे की, जिन्होंने चंद्रवृक्ष पेड़ को ढूंढने की ठान ली थी, लेकिन जंगल ने उन्हें पंखुड़ी नहीं ले जाने दी। इतिहास कहता है उनकी कोशिश नाकामयाब रही। उनका जंगल उस तिलस्मी पेड़ तक पहुंचने ही नहीं दिया और वक्त के साथ जंगल उनको अपने चपेट में ले लिया। उनको आजीवन के लिए श्राप की डोरी से जकड़ लिया। ना वो चैन से मर पाए थे और ना ही वो जी पाए थे। इतिहास तो यही कहता है, लेकिन दास्तान कुछ और ही कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आती है सन 1916 इंग्लैंड में, जहां पर लिली नाम के एक प्रोफेसर और उसके भाई मैक उसी चंद्रवृक्ष के पेड़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वो चाहते थे उस चंद्रवृक्ष को ढूंढा जाए ताकि दुनिया में हर एक बीमारी की इलाज हो सके और वो पूरी दुनिया में एक न्यू रेवोल्यूशन लेके आए। लेकिन ये करने के लिए उनको रॉयल सोसाइटी की एक्सपर्टीज की परमिशन और डॉक्टर अल्बर्ट की खोजी हुई उस नया पत्थर की जरूरत थी, जिसका नाम अमरसूल था। अमरसूल वो नया पत्थर थी जो कि चंद्रवृक्ष को ढूंढने की एकमात्र जरिया था। लेकिन सोसाइटी के सारे प्रोफेसर उन्हें परमिशन नहीं देते हैं, इसलिए लिली सभी सिपाहियों से बचते हुए डॉक्टर अल्बर्ट की रिसर्च बॉक्स तक पहुंच जाती है और वहां से उस प्राचीन अमरसूल को चुरा लेती है। लेकिन उसी वक्त जर्मन के प्रिंस भी उसी अमरसूल को लेने के लिए वहां पर आए होते हैं, लेकिन वो देखता है अमरसूल उसकी जगह पर नहीं था। तभी उनकी नजर पड़ती है लिली के ऊपर। लिली उन्हें देख वहां से भागने लगती है, लेकिन उसी दौरान वो एक सीढ़ी पर लटक जाती है। प्रिंस उसे अमरसूल के बदले उसके जान बचाने की कहते हैं, जिसके बाद लिली उस अमरसूल की बॉक्स को उसके तरफ फेंक देती है। उसी वक्त मार्क लिली के नीचे एक बॉक्स को रोक देता है, जिसके वजह से लिली उस बॉक्स के ऊपर कूद जाती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस जब अमरसूल की बॉक्स को खोलता है तो वहां पर उसे अमरसूल के बदले एक टॉय मिलता है, जिसका मतलब लिली अब अमरसूल को लेके भाग चुकी है। प्रिंस भी लिली को ढूंढने में लग जाता है। वहीं लिली और उसका भाई मैक चंद्रवृक्ष को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं कहानी के दूसरे पहलू में हमें दिखाया जाता है फ्रैंक को, जो कि अपने एक छोटी कश्ती की कप्तान था। वो उसकी बोट में लोगों को अमेज़न जंगल और नदी की सैर करा के पैसे कमा रहा था। वो काफी चालाक था। लोगों को तरह तरह के जानवर और झरने जो कि बिल्कुल भी नकली थे, वो सब कुछ दिखा के पैसे लूट रहा था। हमें वहीं पर और एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसकी नाम मिस्टर नीलो होती है। फ्रैंक मिस्टर नीलो से काफी ज्यादा कर्जा ले रखी थी। फ्रैंक नीलो की पैसे ना दे पाने की वजह से मिस्टर नीलो फ्रैंक की इंजन और चाबी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने चाबी को वापस लेने के लिए फ्रैंक नीलो की ऑफिस में चुपके से घुस जाता है। उस वक्त लिली भी नीलो की ऑफिस में पहुंच जाती है उसे मिलने के लिए, क्योंकि वहां पर मिस्टर नीलो की ही सबसे ज्यादा कश्तियां थे। लिली फ्रैंक को मिस्टर नीलो समझकर उसे बताती है कि मैं चंद्रवृक्ष को खोजना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एक कप्तान के साथ एक कश्ती भी चाहिए अमेज़न नदी में जाने के लिए। फ्रैंक उसे बताता है ये तुम भूल ही जाओ, चंद्रवृक्ष रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ एक कहानी है। लिली उसे मोटा रकम में पैसे देकर उसे जाने के लिए राजी करा लेती है, लेकिन तभी बाहर से मिस्टर नीलो भी आ जाता है और फ्रैंक की झूठ पकड़ी जाती है। लिली फ्रैंक के ऊपर काफी गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी फ्रैंक लिली की गले में वही अमरसूल को देखता है और वो हर हालत में उसे साथ जाने के लिए मनाता है, लेकिन लिली नहीं मानती है। तभी अचानक वहाँ पर एक तेंदुआ उनके ऊपर हमला कर देता है। फ्रैंक बड़े ही बहादुरी से उस तेंदुआ के साथ फाइट करके उसे वहाँ से भगा देता है। लिली उसकी बहादुरी को देख उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर फ्रैंक बहुत ही कम पैसों में क्यों इतने दूर जाने के लिए राजी हो जाता है, यह हमें कहानी के आगे जाके पता चलने वाला है। फिर वो निकल पड़ते हैं चंद्रवृक्ष को ढूंढने के लिए। जब मिस्टर नीलो को पता चलता है कि फ्रैंक उसे अपनी चाबी और इंजन को वापस ले चुका है, तो वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जर्मन के प्रिंस अपने सबमरीन के साथ उनके ऊपर हमला कर देते हैं ताकि वो लिली से अमरसूल को वापस ले सके। लेकिन फ्रैंक काफी चालाक और माहिर था, वो उन दोनों को बड़े ही आसानी से चकमा देके वहाँ से निकल जाता है। नदी में आगे जाने के बाद लिली को लगता है कि शायद ही फ्रैंक बोट को गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, तो वो नक्शा देखकर बताती है हमें उस तरफ जाना है। लेकिन फ्रैंक बताता है मैं इस नदी और जंगल को अच्छी तरीके से जानता हूँ, उस रास्ते भले ही 2 दिन कम लगे, लेकिन पानी की बहाव बहुत ही तेज है, हमारी बोट डूब सकती है। लेकिन लिली उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। उसे कैसे भी करके अपने लोकेशन पर जल्द से जल्द पहुंचना था। रात हो जाने पर फ्रैंक बोट को नदी के किनारे लगाता है। डिनर के बाद जब मैक सोने के लिए जाता है तो वही तेंदुआ उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देख लिली और मैक काफी घबराए हुए थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये तेंदुआ पालतू है, ये फ्रैंक का पेट था और उस दिन वो हमला भी एक नाटक था। अब लिली फ्रैंक के ऊपर और भी गुस्सा हो जाती
जाती है और उसकी बच्चे कुछ भरोसा भी टूट जाती है। वही कहानी के दूसरी पहलू में प्रिंस अब उन चंद्र वृक्ष को ढूंढने के लिए डॉन अगिरे की मदद लेने की डिसाइड करता है। वो कैसे भी करके डॉन अगिरे की लाश को ढूंढ लेता है। अगिरे और उसकी शादी सदियों से एक केज में बंद थे, जिसके वजह से बॉब मॉन्स्टर में बदल चुके थे। प्रिंस अगिरे के स्टैचू के ऊपर 2 बूंद पानी डालता है। देखते ही देखते उनके अंदर से 2 सांप बाहर निकलते हैं। प्रिंस उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए नदी की पानी चाहिए और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्र वृक्ष की पंखुड़ी। अगर तुम चंद्र वृक्ष को ढूंढने में मेरे मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। इस बात पर अगिरे भी राजी हो जाता है। फिर प्रिंस वहाँ पर बहुत सारे नदी के पानी ले आता है और वो तीनों को आजाद कर लिली से अमरसूल को लाने के लिए छोड़ देता है। वहाँ पर फ्रैंक, लिली और मैक नदी की तेज बहाव में फंस चुके थे। उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक वाटरफॉल आ जाता है, लेकिन फ्रैंक कैसे भी करके उस बोट को वापस घुमा लेता है और बोट को नदी के साइड ले आता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। उसके बाद मैक और फ्रैंक लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए होते हैं। वहाँ पर फ्रैंक मैक को पूछता है कि आखिरकार तुम लिली को कैसे झेलते हो। मैक कहता है जब मुझे मेरे परिवार वालों ने अकेला छोड़ दिया था तो लिली मुझे अपनाया था। वो कभी भी मेरे साथ नहीं छोड़ा और यही कारण है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरी बहन है। उसी वक्त लिली फ्रैंक की केबिन में छानबीन करने लग जाती है। वहाँ पर उसे अमरसूल की बहुत सारे पेंटिंग और उस तक जाने के लिए नक्शा मिलती है। तभी फ्रैंक भी वहाँ पर आ जाता है। लिली उसे गुस्से में कहती है, और कितना झूठ बोलोगे, तुम हमारे साथ इसलिए आए थे ताकि तुम्हें भी चंद्र वृक्ष की तलाश थी। फ्रैंक कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो चीज। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ, पर वो मुझे नहीं मिला। मैं अब ये सब छोड़ चुका हूँ। तभी उनके ऊपर वहाँ की कबीले वाले हमला कर देते हैं और उनको बेहोश करके अपने सरदार के पास ले जाता है। वहाँ पर उनके सरदार उन्हें कहता है, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हारे सारे चीज हमें देना होगा और साथ में फ्रैंक को भी, तभी तुम भाई बहन यहाँ से जा पाओगे। लेकिन लिली को ये सौदा मंजूर नहीं थी। वो उनसे फाइट करने लग जाती है। लिली का ये रूप देख सारे कबीले वाले अपने मुखौटे खोल देते हैं और फ्रैंक को कहते हैं, तुमने तो कहा था कि एक मासूम लड़की के साथ उसकी फालतू भाई आ रहा है, लेकिन ये तो कोई मासूम लड़की नहीं है, ये तो हमें मारने पर आ गई है। लिली समझ जाती है ये फ्रैंक का एक चाल था उसे अमरसूल को छीनने के लिए। खैर लिली उसे 1-2 मुक्का मारती है और वहाँ से चली जाती है। लिली सरदार को अमरसूल को दिखाती है और उसके ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज को उसे समझाने के लिए कहती है, जहाँ पर लिली को पता चलती है कि चंद्र वृक्ष वहाँ पर नहीं है जहाँ पर वो ढूंढने के लिए जा रही है, बल्कि वहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। अब लिली अकेली वहाँ तक जाने की फैसला लेती है क्योंकि वो फ्रैंक के साथ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर डॉन अगिरे और उनके साथी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अगिरे वहाँ पर अमरसूल को लेने के लिए आया था। उन कबीले वाले और अगिरे की ग्रुप के साथ एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन अगिरे और उनके साथी जंगल की श्राप के वजह से अमर हो चुके थे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। उसी बीच अगिरे के एक साथी लिली से अमरसूल को छीन के अगिरे को दे देता है, लेकिन फ्रैंक उसे वापस लाने के लिए अगिरे के साथ भिड़ जाता है और उनके बीच फाइट होने लग जाती है, जिस दौरान अगिरे एक तलवार को फ्रैंक की आर पार कर देता है, लेकिन फ्रैंक उसे अमरसूल को लाने में सफल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फ्रैंक जाते जाते अमरसूल को लिली को दे देता है। अब अगिरे के साथ ही लिली के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सैम जो कि उस कबीले की सरदार था उसे बताती है, तुम जितनी जल्दी हो सके अमरसूल को लेकर नदी से दूर चली जाओ, ये लोग श्राप के वजह से नदी से दूर नहीं जा पाएंगे। फिर लिली अमरसूल को लेकर नदी से दूर चली जाती है। अगिरे भी उसके पीछा करता है, लेकिन जंगल उन्हें फिर से नदी के तरफ खींच ले आता है। फिर अगिरे के साथ ही अपनी मधुमक्खियों को लिली के पीछे छोड़ देता है। सुबह जब लिली फ्रैंक और मैक को ढूंढने के लिए आती है तो फ्रैंक उसे जिंदा मिलता है। लिली देखती है उसके छाती पर तलवार आर पार होने के बावजूद भी उसके बॉडी से खून की एक बूंद भी निकल नहीं रही थी। ये देख लिली और मैक हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर फ्रैंक उसकी आइडेंटिटी रिवील करता है। वो बताता है कि उसका नाम फ्रांसिस्को है और उसका उम्र तकरीबन 400 साल है। वो उन्हें और भी बताता है कि वो अगिरे का साथी है। फिर लिली और फ्रैंक चंद्र वृक्ष को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मधुमक्खियाँ प्रिंस को जाके लिली की लोकेशन के बारे में बता देते हैं और फिर वो उसी लोकेशन के तरफ अपने सबमरीन को घुमा लेता है। यहाँ पर लिली फ्रैंक को फिर से ट्रस्ट करने लगती है और वो फ्रैंक को उसकी कहानी पूछती है। फ्रैंक उसे बताता है कि वो अगिरे का सौतेला भाई था। अगिरे की बेटी एक भयानक बीमार में पीड़ित थी। फिर अगिरे ने ठान लिया कि वो अपने बेटी के लिए चंद्र वृक्ष को ढूंढेगा ताकि वो अपने बेटी की इलाज कर सके। फिर हम निकल पड़े अमेज़न जंगल के तरफ। मैंने भी कसम खाई थी कि अगिरे की बेटी के लिए मैं चंद्र वृक्ष को ढूंढ के रहूंगा, लेकिन हम हमारे साथियों के साथ सालों जंगल में भटकते रहे। हमें उसकी नामो निशान भी नहीं मिली। धीरे धीरे समय बीतता गया और जंगल हमें एक एक करके अपने चपेट में लेता गया। फिर भी अगिरे हार नहीं माना। हम सभी अपने दम तोड़ चुके थे, लेकिन उसी वक्त जंगल के रखवाले हमें अपने साथ ले गए और वही चंद्र वृक्ष के पंखुड़ी से हमारे जान बचा ली। अगिरे इस बात से काफी खुश था क्योंकि उसकी बेटी की इलाज उसकी सामने थी, लेकिन वह जल्दबाजी में उस कबीले के सरदार को अमरसूल को मांगता है, लेकिन सरदार उसे मना कर देता है, जिसकी वजह से
से अगिरे अपने साथियों के साथ पूरी गांव में आग लगा दी और वो सरदार को मार डालता है, लेकिन मुझसे ये देखा नहीं गया, इसलिए मैं अगिरे को रोकने लगा, लेकिन अगिरे मुझे भी मार दिया। लेकिन सरदार मरते मरते हम सभी को एक श्राप दे गया। उस श्राप के वजह से ना हम कभी मर सकते हैं और ना ही कभी जी सकते हैं। हम नदी से कभी दूर नहीं हो पाए। अगर हम नदी से दूर भी हो जाए तो जंगल हमें फिर से नदी के पास खींच लाता है। उसके बाद अगिरे मुझे गद्दार करार दिया और हमारे बीच सालों फाइट चलती रही। इसकी सलूशन निकालने के लिए मैंने उनको एक केज में कैद कर दिया, जहाँ से जंगल कभी उन्हें नदी के तरफ नहीं ले जा सके। और देखते ही देखते जंगल उन्हें वहीं पर जकड़ लेता है और वो सारे पत्थर बन जाते हैं। लेकिन अब उन्हें किसी ने आजाद कर दिया है। फिर लिली पूछती है, तुमने इतने साल अकेले क्या किया? फ्रैंक बताता है, मैंने नदी के किनारे एक शहर बसाया है, काफी सारे दोस्त बनाए और एक बोट भी जिस पर तुम अभी बैठी हो। उसके बाद मैं फिर से चंद्रवृक्ष को ढूंढने के लिए निकला, खुद को मुक्ति देने के लिए। इस नदी और जंगल की चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। उसी वक्त मैंने ये सारे नक्शा बनाए थे। तुम्हारे पास जो नक्शा है वो भी मेरे बनाया हुआ है। वो उसे और भी बताता है, जैसे कि मैं इस नदी को छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं हमेशा नदी से जुड़ा रहा। यहाँ पर आए टूरिस्ट को नदी और जंगल की सैर कराता रहा। वहीं कहानी के दूसरी पहलू में प्रिंस कबीले के पास पहुँच के मैक को किडनैप कर लेता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और लिली की लोकेशन पूछता है। मैक भी डर के मारे उसे सब कुछ बता देता है। तभी प्रिंस सारे मधुमक्खियों को मार डालता है, क्योंकि वो इसके बारे में अगिरे को नहीं बताना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होके आता है लिली और फ्रैंक के ऊपर। लिली फ्रैंक को पूछती है, पंखुड़ी मिलने पर तुम क्या करना चाहोगे? जहाँ पर फ्रैंक बताता है कि मैं सबसे पहले इस श्राप से मुक्ति पाना चाहूंगा ताकि मैं शांति से मर सकूं। लेकिन इसी दौरान लिली उसे काफी पसंद करने लगती है, तो लिली इस बात पर उदास हो जाती है। फिर लिली और फ्रैंक उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फ्रैंक देखता है नदी के नीचे एक छोटी सी चैम्बर होता है और उसके अंदर एक लीवर होता है और उस लीवर को खींचने पर नदी से सारा पानी बाहर जाने वाला था, लेकिन उस चैम्बर में बहुत ही कम जगह थी, इसलिए वो उसके अंदर नहीं जा पाता है। वो उसके अंदर लिली को भेजता है। लिली भी आसानी से उसके अंदर चली जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती है। इसलिए फ्रैंक बाहर से अपने ब्रेथ देने के लिए उसे किस करता है ताकि वो पानी के अंदर जिंदा रह सके। काफी मुश्किलों के साथ लिली उस लीवर को खींचने में कामयाब हो जाती है और नदी का सारा पानी बाहर चली जाती है। इस मुकाम को हासिल करने के बाद लिली और फ्रैंक काफी ज्यादा खुश थे और यहाँ तक कि लिली फ्रैंक को लाइक करने लगी थी, तो वो उसे उसके साथ जीने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस मैक को लिए पहुंच जाता है और मैक की जान के बदले लिली को अमरसूल को मांगता है। लिली यहाँ पर उसे अमरसूल दे देता है। फिर प्रिंस उस सभी को लेकर उस केज के अंदर पहुंचता है जहाँ पर चंद्रवृक्ष मौजूद था, लेकिन वो वहाँ पर जाके देखता है वो पेड़ पूरी तरीके से बेजान थी और उसे उस पेड़ को जिंदा करना नहीं आता था। तो वो लिली को उस पेड़ को जिंदा करने के लिए कहता है, लेकिन लिली उसे साफ इनकार कर देती है। लेकिन फ्रैंक उसका मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बदले में उसे एक पंखुड़ी देने के लिए कहता है। तभी लिली भी फ्रैंक की तरह एक पंखुड़ी के बदले उसकी मदद करने की राजी हो जाता है, लेकिन प्रिंस किसी एक को पंखुड़ी देने के लिए कहता है। फिर जब फ्रैंक अमरसूल को पेड़ में फीड करता है तो वो सेट नहीं होता है। तभी लिली को श्याम की कही हुई बातों से याद आती है कि उन्हें टूटे हुए दिल को जोड़ना है। जब फ्रैंक अमरसूल को तोड़ता है तो उसके अंदर से एक रेड जाम निकलता है। जब वो जाम को उस पेड़ में लगाता है तो पेड़ फिर से ब्लूम हो जाती है और पंखुड़ी खिलने लगती है। यहाँ पर लिली फ्रैंक को शूट कर देती है, क्योंकि प्रिंस सिर्फ एक को ही पंखुड़ी देने वाला था। फ्रैंक नीचे गिर जाता है, लेकिन प्रिंस फ्रैंक की अमरता के बारे में नहीं जानता था। लिली पंखुड़ी को तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी चांद डूबने लगता है, जिसका वजह से पेड़ फिर से मरने लगता है। आखिरकार लिली एक पंखुड़ी को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन प्रिंस उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक मैक के पास पहुंच जाता है और प्रिंस के आदमियों को मार डालता है। उसी वक्त एक आदमी मैक को मारने ही वाला था कि तभी प्रक्सिमा, जो कि वो तेंदुआ था, उसे बचा लेता है। वहाँ पर प्रिंस लिली को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तब तक लिली पंखुड़ी को फ्रैंक को दे चुकी थी। लेकिन तभी अगिरे और उनके साथी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फ्रैंक उन्हें देख पंखुड़ी को एक लाल कपड़े में बांध देता है और अपनी बोट से बहुत ही तेजी से जाने लगता है। अगिरे और उनके साथी भी फ्रैंक के पीछे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस के ऊपर एक पत्थर गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगिरे फ्रैंक को पकड़ के जब उस लाल कपड़े को खोलता है तो वहाँ उन्हें एक टॉय मिलता है, क्योंकि फ्रैंक पंखुड़ी को पहले से ही मैक को दे चुका था और जानबूझकर अगिरे को अपने पीछे ले जाता है ताकि वो उन्हें वहाँ पर कैद कर सके। लेकिन इस काम में फ्रैंक भी शहीद होने वाला था। अगिरे को भी ये बात पता चल चुकी थी, तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
बोट एक वॉल में टकराता है, जिसके वजह से सारे पानी बाहर चली जाती है और श्राप के वजह से जंगल उन्हें अपने चपेट में ले लेता है। सभी वहाँ पर पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। इस बार फ्रांक भी वहाँ पर फ्रीज हो जाता है क्योंकि वो भी श्रापित था, लेकिन लिली अपने प्यार के खातिर उस पंखुड़ी को फ्रांक के स्टेचू पर रख देती है, जिसके वजह से फ्रांक वापस जिंदा हो जाता है और वो श्राप से मुक्त हो जाता है। लिली और फ्रांक काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो दोनों अपने प्यार की इजहार करते हुए आपस में एक शानदार किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मून की थोड़ी सी लाइट आ जाती है, जिसके वजह से पेड़ में और एक पंखुड़ी खिल जाती है। उसके बाद लिली उस पंखुड़ी को लेकर लंदन वापस चली आती है। उसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं लिली अब एक कामयाब प्रोफेसर बन चुकी थी और वो फ्रांक के साथ बहुत खुश थी और प्रोक्सिमा भी उनके प्यारा पेट बन चुका था। सो गाइस, यहाँ पर आके इस शानदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो गाइस, थैंक्स टू यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड।